हैं। ओके ओके, तो क्वेश्चन नंबर 55 से हम स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा से, जहां से कल ड्रॉप किया था। एलसीआर श्रेणी अनुनादी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का आवर्ती के साथ परिवर्तन दर्शाने वाला वक्र खींचिए। तो आई और एफ के बीच में जो ये ग्राफ आपको दिख रहा है, यू शेप का ग्राफ है। इसके अंदर दो पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए और बी हैं दोनों बिंदु अर्धशक्ति बिंदु कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो अपनी शक्ति का आधा मान रखते हैं। कहने का मतलब ये है विद्युत धारा अपना 1/√2 गुना मान रखती है, और जो शक्ति है पावर वो अपना p/2 वैल्यू रखती है पॉइंट ए और बी पर। ये हमारा था ग्राफ। इसके बाद हमने बात किया अर्धशक्ति बिंदु के बाद में हमने बात की थी बैंड चौड़ाई की। तो बैंड चौड़ाई क्या होता है, जो अर्धशक्ति आवृत्तियां होती हैं इनका अंतराल क्या कहलाता है, हमारी बैंड चौड़ाई कहलाता है। ठीक है, तो IRMS का मान IRMS मैक्सिमम का √2 टाइम्स रहता है इस पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे आप IRMS के दो मान कैलकुलेट करोगे। कल मैंने बताया था VRMS, देखो I इज इक्वल टू V/Z होता है। Z का मान आपने लिखा था √R² प्लस ω/L-1/ω/C होल स्क्वायर। इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो I बराबर V/√R² प्लस ω/L-1/ω/C इट्स होल स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में RMS वैल्यू ले रहे हैं तो राइट हैंड साइड में भी आपको RMS वैल्यू लेनी पड़ेगी। RMS वैल्यू √स्क्वायर वैल्यू होती है वर्ग माध्य मूल मान। तो ये होगी आपकी विद्युत धारा, और इधर आ गई आपका पोटेंशियल V/Z। Z क्या है यहाँ पे, प्रतिबाधा। ये हमने कैसे लिखा, ये सूत्र लिखा हमने ओम के नियम से, V बराबर IR। तो यहाँ से बैंड चौड़ाई का एक मान तो ये आ गया IRMS का मान, सॉरी। और यहाँ से IRMS का मान राइट हैंड साइड में हमने लिख रखा है मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 टाइम्स। तो IRMS मैक्सिमम क्या हो जाएगा, IRMS मैक्स बराबर VRMS मैक्स अपॉन Z, है ना। अगर I का मान मैक्सिमम ले रहे हो तो आपको V का मान भी मैक्सिमम लेना पड़ेगा। और V का मान मैंने बताया था मैक्सिमम लेने के लिए आपको ω/L बराबर 1/ω/C लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जब ω/L बराबर 1/ω/C लिया तो ω/L-1/ω/C 0 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास जो Z का मान आया वो किसके बराबर आया, √R² के। और √R² R ही होता है, क्योंकि स्क्वायर से √ कैंसिल आउट हो जाता है। तो Z जो है प्रतिबाधा आपकी R के बराबर आ गई थी। तो यहां से हमने VRMS मैक्स का मान क्या लिखा था, VRMS मैक्स का मान लिखा था हमने IRMS मैक्स अपॉन V बराबर I इंटू R होता है ना। तो R इंटू R, ये आ गया था आपका VRMS मैक्स। और यहाँ से IRMS मैक्स का मान निकालेंगे तो VRMS मैक्स अपॉन Z आ जाएगा। ठीक है, ओके। और Z की वैल्यू R के बराबर है तो आप लिख दोगे यहाँ पे VRMS अपॉन R। और ये कितना होता है, इसका 1/√2 टाइम्स होता है आपका IRMS। तो ये इक्वेशन आ गई थी हमारी फाइनली, ये वाली। ठीक है, VRMS अपॉन √R² प्लस ω/L-1/ω/C इट्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू VRMS अपॉन √2R। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
फिर इसके बाद में हमने क्या किया था, VRMS इसके दोनों के न्यूमिनेटर में है, तो VRMS से VRMS कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1/√r² प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C इट्स होल स्क्वायर बराबर 1/√2r। इसका वज्र गुणा किया था और सोल्व किया था, तो हमारे पास ये समीकरण नंबर 2 आ गया था। ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C बराबर प्लस माइनस r। प्लस माइनस r क्यों लेते हैं, क्योंकि कभी भी किसी भी क्वांटिटी का आप अंडर रूट लेते हो या स्क्वायर रूट लेते हो या वर्गमूल लेते हो, तो उसके दो मान मिलते हैं। एक मान होता है आपका पॉजिटिव और दूसरा मान होता है आपका नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ से प्लस माइनस r ले लिया था हमने। इसके बाद एक बार आपने प्लस r लेके सोल्व किया था और एक बार आपने माइनस r लेके सोल्व किया था। ठीक है, तो वहां पे देखो क्या किया था। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। पॉइंट ए के लिए यानी बिंदु ए के लिए ओमेगा 1L माइनस 1/ओमेगा 1C बराबर माइनस r, और बिंदु बी के लिए आपने लिया था ओमेगा 2, तो ओमेगा 2L माइनस 1/ओमेगा 2C बराबर प्लस r। ठीक है, ये दोनों समीकरण आए थे, एक बार इन दोनों समीकरणों को हमने जोड़ दिया था और एक बार दोनों को घटाया था। यानी बी, एक कोई क्वेश्चन ए नाम दिया था कल और एक कोई क्वेश्चन बी नाम दिया था, तो एक बार तो आपने किया था a प्लस बी और एक बार किया था b माइनस ए, यानी समीकरण बी में से एक को माइनस किया था। ठीक है, तो जब a प्लस बी किया था तो आपके पास ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 बराबर 1/L आया था, और जब इनका मान आपने माइनस किया था तो आपके पास ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इसका मान आया था आपका कितना, L इंटू ओमेगा 2 माइनस, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो कल हमारा यहीं पे ड्रॉप हुआ था, L इंटू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 प्लस L इंटू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ये एक्चुअली आया कहाँ से था, ये आया था हमारे पास ओमेगा 1 गुणा ओमेगा 2 की वैल्यू आई थी 1/LC। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 1/LC के बराबर सॉरी ओमेगा 1 ओमेगा 2 के बराबर 1/LC रखा था, वहां पे आपका C से C कैंसिल हुआ था, तब आपके पास L ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ही दोनों वैल्यू आ गई थी, और दोनों वैल्यू जब जुड़ जाती हैं तो ट्वाइस ऑफ L ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बराबर ट्वाइस ऑफ R आ गया था हमारे पास। तो सिंपली हमने 2 से 2 कैंसिल कर दिया था, ये समीकरण देखो यहाँ पे ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 आपका आ गया था R/L। ठीक है, इस समीकरण तक हम कल पहुंच गए थे, नंबर 7 जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। इसके आगे आज बात करते हैं, तो ओमेगा का मान हमने बात किया था, ओमेगा बराबर होता है 2πf। चूंकि ओमेगा जो होती है वो क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, और जो एफ होती है वो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन क्या होता है, जो ओमेगा होती है वो 2πf के बराबर होती है। यानी फ्रीक्वेंसी में अगर 2π का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ये एक समीकरण होता है, एक संबंध होता है ओमेगा और एफ के बीच में। अब इस रिलेशन का हम इस्तेमाल करेंगे हमारी इक्वेशन में। तो देखो हमारे पास आया था ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बराबर R/L, ये आया था कल। अब देखो ओमेगा की जगह आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा 2 की जगह आप लिख सकते हो 2πf2, और ओमेगा 1 की जगह आप लिख सकते हो 2πf1। तो आप लिखोगे यहाँ पे देखो 2πf2 माइनस 2πf1 बराबर R/L। ठीक है, तो यहाँ भी 2π है, यहाँ भी 2π है, तो इसमें 2π हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। देखो 2π हमने कॉमन लिया तो आया f2 माइनस f1 बराबर R/L, और यहाँ से f2 माइनस f1 की क्या वैल्यू आ गई, R/2πL। ठीक है, और यही हमारा क्या था, बैंड विड्थ था, बैंड चौड़ाई था, है ना। f2 माइनस f1 ये आया आपका R/2πL। तो इसके लिए हमने पूरा ये जो सॉल्यूशन है वो किया है, और यही हमारा क्या है, अभिष्ट उत्तर है। इसके आगे बात करते हैं। अगला देखो अगला आपका टॉपिक है विशेषता गुणांक Q। तो विशेषता गुणांक क्या होता है,
अनुनादी आवर्ती और बैंड चौड़ाई, इनका अनुपात क्या कहलाता है? विशेषता गुणांक कहलाता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, विशेषता गुणांक क्या हो गया? अनुनादी आवर्ती और बैंड चौड़ाई। तो चूंकि हम जानते हैं अनुनादी आवर्ती होती है वो एफ आर से लिखते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ आर, और जो बैंड चौड़ाई होती है वो भी फ्रीक्वेंसीज का ही अंतर होती है, मतलब F2 माइनस F1, यही होता है ना। तो ऊपर भी फ्रीक्वेंसी और नीचे भी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है, डायमेंशन होता है, वो क्या होता है? टाइम इनवर्स होता है, या 1 टाइम होता है, और नीचे भी टाइम इनवर्स। तो टाइम इनवर्स से टाइम इनवर्स कैंसिल हो जाता है और विशेषता गुणांक का कोई मात्रक नहीं रह जाता, यहाँ पे ये मात्रकहीन होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि जो विशेषता गुणांक है वो क्या है? आवर्तियों का अनुपात है। और आवर्तियां कौन सी? न्यूमिनेटर या अंश में तो रहेगी आपकी अनुनादी आवर्ती, और डिनोमिनेटर या हर में आपकी रहेगी कौन सी? बैंड चौड़ाई। और बैंड चौड़ाई भी क्या है? आवर्तियों का अंतर ही होता है। तो Q जो है क्वालिटी फैक्टर, Q इज इक्वल्स टू एफ आर अपॉन F2 माइनस F1। ठीक है, तो ये हो गया आपका विशेषता गुणांक। आप देखो इसके बारे में 2-3 बातें बताई गई हैं। पहला है, इसके द्वारा अनुनादी वक्र की तीक्ष्णता की व्याख्या की जाती है। दूसरा है, यह अनुनादी परिपथ में वोल्टता प्रवर्धन का मापन करता है। और तीसरा है, विशेषता गुणांक Q अधिक होने पर अनुनादी वक्र तीक्ष्ण होगा तथा कम होने पर अनुनादी वक्र चपटा होगा। तीक्ष्णता कैसे? तीक्ष्ण का मतलब होता है कि वो थोड़ा सा नुकीला कर्व हो जाएगा हमारा। जैसे ये कर्व इस तरीके का था, तो अगर Q की वैल्यू ज्यादा है तो ये थोड़ा और तीक्ष्ण हो जाएगा, कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है, और अनुनादी विशेषता गुणांक Q के मान पर निर्भर करता है, और Q का मान अधिक होने पर ये क्या हो जाएगा? अधिक तीक्ष्ण। और Q का मान अगर कम होगा तो ये थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा, मतलब ये थोड़ा सा यू शेप में आ जाएगा, और ये आपका थोड़ा वी शेप में आ जाएगा। ठीक है, तो वी जो होता है वो क्या होता है? तीक्ष्ण होता है, और यू जो होता है वो अपेक्षाकृत कम तीक्ष्ण होता है। ठीक है, तो ये टोटली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? आपका क्यू पे। क्यू का मान अगर तीक्ष्णता ज्यादा है तो क्यू का मान हाई होगा, उच्च होगा, और अगर तीक्ष्णता कम है तो क्यू का मान कम होगा। ठीक है, तो ये क्वालिटी फैक्टर बताता है इस बारे में। अगला क्वेश्चन देखो, मेरे ख्याल से ये लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे? उसके बाद में हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफार्मर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति का व्यंजक स्थापित कीजिए। अब आपको क्या निकालनी है? शक्ति निकालनी है। तो इसमें थोड़ी सी शक्ति हमारी भी लगेगी, क्योंकि ये नाम इसमें इसका 2 शक्ति। पॉइंट है ना, हाँ, तो ये नीचे वाला शक्ति गुणांक है ना, ये कट है और ऊपर वाला है बस। अच्छा अच्छा, शक्ति गुणांक को परिभाषित कीजिए। तो देखो कोई बात नहीं, बात वही है, अगर हम डेरिवेशन पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें समझ में आती चली जाएंगी। तो एक बार समझने का प्रयास करना। कल मैंने आपको पावर या शक्ति का सूत्र बताया था, P बराबर VI बताया था ना। एक सूत्र तो ये बताया था। दूसरा V बराबर IR से, अगर यहाँ V का मान रखेंगे तो P का मान क्या हो जाएगा? V की जगह IR रखो और एक I और है ही, तो I इंटू I स्क्वायर हो जाएगा, यानी P बराबर I स्क्वायर इंटू R। दूसरा सूत्र ये बताया था याद करने के लिए, और तीसरा बताया था V स्क्वायर बटे R। ये भी जब मान रखेंगे तो आएगा। ठीक है, तो ये तीनों शक्ति के मान है जो विभव या विभवांतर और विद्युत धारा के बीच में इनका संबंध बताते हैं। तो PIV हमेशा याद रखना, P बराबर VI, और दूसरा है P बराबर I। तो बताया था शायद, कल नहीं बताया। चलो कोई बात नहीं, तो ये तीनों फॉर्मूले जो हैं ये आपको पता होने चाहिए, I स्क्वायर R और V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रत्यावर्ती परिपथ में औसत शक्ति की। तो औसत शक्ति मतलब एवरेज, एक होता है आपका एवरेज। तो एवरेज का क्या मतलब होता है? शक्ति के बारे में बात बाद में करेंगे, पहले औसत के बारे में थोड़ा सा जान लो।
औसत होता है आपका, मान लो मेरे पास 4 परिणाम आए, मैंने कोई कैलकुलेशन की और मेरे पास 4 परिणाम आए। एक बार मेरा उत्तर आया 5, एक बार मेरा उत्तर आया 6, एक बार उत्तर आया 4 और एक बार उत्तर आया 3। ठीक है, 4 परीक्षणों में 4 अलग अलग मेरे पास उत्तर आए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मान लो चौथी बार में जो है वो 3 ना करके 5 ही आया है। ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा, दशमलव में नहीं आएगा, इसलिए मैं 5 ले रहा हूँ। पहले प्रेक्षण में हमारा 5 आया, दूसरे में 6, तीसरे में 4 और चौथे में 5। तो मेरे पास औसत जो उत्तर है वो कितना आया, ये मैं जानने के लिए क्या करूंगा, इन सभी को जोड़ दूंगा और ये जितने भी हैं उतने का भाग दे दूंगा। मतलब 4 प्रेक्षण है तो इन चारों को जोड़कर इसमें 4 का भाग दे देंगे। चारों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखो 5 और 6 11, 11 और 4 20 15, हो जाएंगे 15 और 5 20, 20 और इसमें 4 का भाग दे देंगे तो 4 पंजे 20, तो मेरे पास उत्तर आया 5। तो इन सभी का औसत क्या आया, 5। यानी औसतन मेरे पास जो उत्तर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि मैंने 4 परीक्षण किए, पहले में मेरे पास 5 आया, दूसरे में 6 आया, तीसरे में 4 आया और चौथे में फिर 5 आ गया। तो मेरे पास ज्यादातर समय या औसत के रूप में कितना उत्तर आया, 5 उत्तर आया। तो जो ज्यादा एप्रोप्रिएट होता है, जो ज्यादा यूज कर लेते हैं या फिर औसत ले लेते हैं, वो क्या होता है, जो सबसे ज्यादा मतलब हम ये मान के चलें कि जो सबसे ज्यादा हमारा यूज होने वाला जो प्रेक्षण है वो कौन सा है, 5 है। तो औसत का मतलब समझ में आया क्या होता है, बहुत सारे प्रेक्षण है, उसमें वो प्रेक्षण या वो आंसर या वो रिजल्ट जो सबसे ज्यादा बार प्रभावी होते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा औसत। नॉर्मली इसकी परिभाषा ये होती है। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आप औसत करते हो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो तिकोना ब्रैकेट होता है इसके अंदर भी लिख सकते हो, ये भी औसत लिखने का ही तरीका है। या फिर पी के नीचे छोटा सा सफिक्स में एवी बना देते हो, एवी का मतलब एवरेज। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पी और नीचे औसत। ठीक है, इन सभी का मतलब क्या है कि ये हमारा पी का औसत मान बता रहा है। ठीक है, समझ में आया औसत मान क्या होता है। अब हम बात करेंगे कोस थीटा और साइन थीटा में औसत मान कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो अगर हम देखो, मेरे पास अगर कोस थीटा प्लस फाइव इस तरह से है और मैं इसका औसत मान लेना चाह रहा हूं, तो इसका मान क्या आता है, इसका औसत मान 0 आता है। ठीक है, 0 ले लेते हैं, ये हमारे आगे डेरिवेशन में काम आने वाली बात है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जब इनके अंदर किसी तरह का कलांतर होता है प्लस या माइनस में, तो हम इसका औसत मान कितना ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। 0 इसके पीछे एक मैथमेटिकल पूरा मैथमेटिक्स है। अब मतलब जब हम आप मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ते हो उसके अंदर इसके अंदर पूरा डेरिवेशन दिया हुआ रहता है कि कोस थीटा का एवरेज क्या आता है, कोस स्क्वायर थीटा का एवरेज क्या आता है, साइन थीटा का एवरेज क्या आता है, साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज क्या आता है। तो इन सब का एवरेज का एक अलग से चैप्टर है, तो हम उस पर इतना गहराई से नहीं जाएंगे। आप केवल इतना ध्यान रख लो कि जब इस तरह का आता है तो आप उसका औसत क्या ले लोगे, क्या ले लोगे, 0 ले लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब बात करते हैं हम प्रत्यावर्ती परिपथ में औसत शक्ति। अब डेरिवेशन पे आते हैं, हमने कुछ बेसिक एलिमेंट्स इसके सीखे, अब हम औसत पे आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता। तो वोल्टता के लिए आपने साइन वेव देखा था, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है। तो V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी स्टार्टिंग से लेते आए हो आप, जब आपने आर पढ़ा था, एल पढ़ा था और सी पढ़ा था, आर एल सी सर्किट पढ़ा था, सब में आपने वोल्टेज का मान क्या लिया था, वी एम साइन ओमेगा टी। और क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा में जो धारा होती है वो में कुछ कलांतर पीछे चलती है, तो आई का मान आप क्या लोगे, यहाँ पे फाई कलांतर पीछे लोगे, मतलब आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ठीक है, समझ में आया। तो V और I ये दोनों समीकरण आपको मिल गए हैं। अब मैंने बताया था P जो होता है शक्ति, वो V और I का गुणा होता है, P बराबर V है ना। तो इसके अंदर V का मान भी रख देंगे और I का मान भी रख देंगे। देखो रखा है हमने, V का मान क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी, और I का मान आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है,
तो वी एम और आई एम एक तरफ ले लेंगे, साइन ओमेगा टी एक तरफ ले लिया और साइन ओमेगा टी माइनस फाइव एक तरफ ले लिया। अब देखो हमारे पास साइन में दो वैल्यूज हैं, एक तो साइन ओमेगा टी और एक साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ये समीकरण की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला। ठीक है, तीसरा स्टेप, इसके अंदर लगभग 4-5 स्टेप है, अगर आपको ये समझ में आते हैं तो ठीक है, वरना इनको याद करने का मैं तरीका भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो देखो बी एम साइन ओमेगा टी और आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, तो साइन साइन को हमने एक तरफ कर लिया और वी एम और आई एम को हमने एक तरफ कर लिया। ठीक, अब हुआ क्या, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, औसत मान चाहिए, तो औसत मान के लिए हम सारी ये कार्यवाही करेंगे। वी एम आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अब हमारे पास देखो एक सूत्र होता है, वो होता है साइन ए कोस, सॉरी साइन ए साइन बी। तो इसको आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, देखो एक सूत्र होता है साइन ए साइन बी। तो सबसे पहले कोस के रूप में लिख लो, सबसे पहले आता है आपका कोस ए प्लस बी। कोस ए प्लस बी का मान होता है कोस ए कोस बी, लिख लेना ये साथ साथ, कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, देखो कोस ए प्लस बी है ना, यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ बीच में माइनस आएगा, ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोस होता है तो उसका फॉर्मूला आप लिखते हो तो बीच में माइनस साइन आता है। ठीक है, अब देखो दूसरा फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं नीचे, कोस ए माइनस बी। कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी, अब यहाँ माइनस है तो प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, गॉट इट, समझ में आ रहा है? हाँ। अब इन दोनों फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, जो हमारा डेरिवेशन है उसके अंदर पुट करेंगे। देखो कैसे, ये दोनों जो सूत्र है ये लिख लिया आपने? हाँ। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, आपके पास है साइन ए, मतलब साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, तो मैं क्या करूं, मुझे एक ऐसा फॉर्मेट चाहिए कि वो कोस में रिजल्ट आ जाए हमारा और साथ में ये जो साइन है ये खत्म हो जाए। तो देखो हमने क्या लिखा था, साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। फाइव। ठीक है, तो ए की हाँ। जगह मैंने लिख लिया ओमेगा टी, ये ए है, और बी की जगह ओमेगा टी माइनस फाइव। तो क्या इसको बोल सकता हूँ ये साइन ए साइन बी, बाद में यही वैल्यू दोबारा रख दूंगी, बस थोड़ा हाँ। सा ये कॉम्प्लिकेटेड ना हो इसलिए हम लिखते हैं साइन ए साइन बी हो गया। हम्म। तो अब क्या करें, इसको आप क्या करो, कोस ए माइनस, इसको भूल जाओ अभी के लिए, और कोस ए माइनस बी करो और माइनस कोस ए प्लस बी करो। ठीक है, क्या किया हमने, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ठीक है, तो हाँ। कोस ए माइनस बी का सूत्र अभी बताया था, बताओ मुझे, मैं लिखने वाला हूँ। कोस ए माइनस बी, हाँ, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस कोस बी बी प्लस प्लस साइन ए साइन साइन। ए साइन बी, यही होता है। हाँ। ठीक है, अब माइनस साइन बीच में है, और कोस ए प्लस बी का और बता दो। कोस ए कोस बी हाँ, माइनस साइन ए साइन बी। माइनस साइन ए साइन साइन बी। बी, यही होता है, कुछ गलत नहीं हाँ। लिखा मैंने? नहीं। अब देखो, और हाँ बोलो बोलो। ये जो ये यहाँ पे है ना, मतलब ये समीकरण लिखने के बाद पी बराबर वी, मतलब ये वी वन आई वन, ये जो आप पे ना, एक मिनट, ये वी एम आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, तो इसके नीचे ये है ना पी बराबर वी एम आई एम और बटे में दो। हाँ हाँ हाँ,
ये क्यों है और इससे अगले वाले में भी 2 गुणा में है? अभी अभी बता रहा हूँ, वही चीज मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखो। देखो यहाँ है हमारा साइन ए साइन बी, है ना। मैंने ओमेगा टी को क्या मान लिया, ए मान लिया इस ओमेगा टी को, और इस ओमेगा टी -5 को बी मान लिया। अब मैं ए और बी मान के ही थोड़ा सा फॉर्मूले पे आने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी मैंने किया, ठीक है। अब देखो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी माइनस साइन कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये माइनस है ना कोष्टक के बाहर, तो ये माइनस हाँ, अंदर जाएगा तो माइनस वालों को तो प्लस कर देगा और प्लस वालों को माइनस कर माइनस। देगा, ठीक है। तो ये देखो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो हम क्या इसको ये कह सकते हैं कि ये माइनस का कर देगा, ये तो माइनस का है ही, और कोष्टक हटा दिया मैंने, यहाँ पे जगह कम है, और ये प्लस कर देगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, कोस, देखो कोस ए कोस बी ये प्लस का है और ये कोस ए कोस बी माइनस का, कट जाएंगे एक दूसरे से, हाँ, और हमारे पास क्या बचा, साइन ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी, साइन बी। मतलब 2 साइन ए साइन बी हो गए। तो इसको लिख सकता हूं मैं हाँ, 2 साइन ए साइन बी, यस और नो। साइन, यस। ठीक है, तो देखो मेरे पास स्टार्टिंग में क्या था, साइन ओमेगा टी -5, तो मैंने इनको ए और बी मान लिया था, तो ये आए थे साइन ए और साइन बी, लेकिन मेरे साइन पास बी। जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 2 साइन ए साइन बी। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, इसको 2 से गुणा कर दूं और 2 का ही इसमें भाग देते, तो क्या इसको लिख सकते हैं 2 साइन ए साइन बी बटा 2, 2 से 2 हाँ, कट जाएगा, मतलब साइन ए साइन बी बचेगा। और ए और बी की जगह क्या क्या है, ए की जगह है ओमेगा टी और बी की जगह क्या है ओमेगा टी -5, ठीक है। तो क्या 2 साइन ए साइन बी की जगह मैं ये लिख सकता हूं कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, यस और नो। यस। तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू भी पुट कर देंगे, ए की वैल्यू क्या है ओमेगा टी और बी की वैल्यू ओमेगा टी -5, तो -5। कोस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी -5, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो कोस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी -5 माइनस साइन बीच में कोस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी -5, क्या ऐसा लिख सकते हैं, ए और बी का मान रख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ये जो ए है इस ए की जगह और इस बी की जगह मैं क्या क्या रख रहा हूँ, ओमेगा टी ये वाला ए की जगह और ओमेगा टी -5 बी की जगह, ठीक है। ओके। और साथ ही साथ क्या किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, तो मल्टीप्लीकेशन तो यूज हो गया इसमें, है ना। तो हमारा आ गया 1/2 कोस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी -5 माइनस कोस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी -5, ठीक है। यही आएगा। तो मैंने ये जो समीकरण देखो इसको प्रूव कर दिया है, आपका ये वाला हाँ, VMIM तो था ही, बाहर ले लिया था, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 2 का भाग दिया, तो जो मल्टीप्लाई किया ऊपर वो हो गया था आपका साइन ए 2 साइन ए साइन बी, और 2 साइन ए साइन बी की जगह हमने लिखा कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, जो कि लिखा हुआ है आपके पीडीएफ में, हाँ। ठीक है। और ओके। ए और बी की जगह आपने रख दिया ओमेगा टी -5 और ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी -5, तो जब माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इस -5 को +5 बना देगा, ये वाला जो प्लस का चिन्ह दिख रहा है ना आपको, ये हुआ हाँ, आपका, देखो हमने लिखा कोस ए माइनस बी लिखा था ना, तो कोस ए की जगह रख दिया हमने ओमेगा टी और बी की ओमेगा जगह रखा ओमेगा टी ओमेगा टी -5। -5, ठीक है। तो ये जब माइनस साइन अंदर गुणा होगा तो इस माइनस को प्लस कर देगा, और ओमेगा टी तो है ही माइनस का, तो ओमेगा टी हाँ, माइनस ओमेगा टी और +5, ठीक है, ये आ जाएगा, और यही लिखा हुआ है ये वाला। फिर दूसरा वाला जो है कोस
ए प्लस बी, उसकी जगह आपने लिख दिया कोस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस। ओमेगा टी माइनस 5। ठीक है, अब समझ में आया ये समीकरण कैसे आया, यहां तक समझ में आ गया हाँ होगा पूरा। हाँ। अब इसके बाद में देखो, ओमेगा टी प्लस का है ओमेगा टी माइनस का है, कट जाएंगे तो 5 बचेगा इसके अंदर। तो देखो ये हो गया P बराबर वी एम आई एम बटा 2 और इंटू कोस 5, और फिर माइनस का ओमेगा टी प्लस का है ओमेगा टी प्लस का है, तो ये दोनों ओमेगा टी जुड़ जाएंगे, ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी यानी 2 ओमेगा टी। ठीक है, 2 ओमेगा टी माइनस 5। तो ये आपका 5। आ गया P बराबर वी एम आई एम। अब अलग अलग गुणा कर देंगे इसको, अलग अलग कैसे, एक बार कोस 5 के साथ और एक बार कोस 2 ओमेगा टी माइनस 5 के साथ। कोस 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो P बराबर आएगा आपका वी एम आई एम बटा 2 कोस 5 माइनस वी एम आई एम बटा 2 कोस 2 ओमेगा टी माइनस 5। वी एम आई एम बटा 2 जो है वो एक बार इस कोस के साथ गुणा होगा और एक बार इस कोस 2 ओमेगा टी माइनस 5 के साथ गुणा होगा। ठीक है, ओके। अब यहां तक आपका क्या आ गया, पावर या शक्ति का मान आ गया। अब हमें क्या निकालना है, शक्ति का औसत मान निकालना है। तो मैंने कहा था औसत का मान ऐसे ब्रैकेट से भी लिखते हो, पी एवरेज करके भी लिखते हो, या पी औसत भी लिखते हो, या पी के ऊपर बार भी लगा देते हैं कई बार। पी बार भी औसत मान को ही बताता है। ठीक है, तो अब बारी है औसत मान निकालने की। अब तो हमने क्या माना, क्या मान निकाला है, औसत सॉरी पी का मान निकाला है। अब हम क्या करेंगे, पी का औसत मान निकालेंगे। औसत मान निकालने के लिए देखो क्या करते हैं, औसत मान निकालने के लिए हमने दोनों तरफ इस वैल्यू का और इस वैल्यू का क्या लेना है, औसत लेना है। तो मैंने कहा था कोस 2 ओमेगा टी माइनस 5 इस तरह से लिखा रहेगा, तो उसका औसत मान लेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये बात याद रखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो ये दूसरा वैल्यू जो है ये तो 0 हो ही गया। अब हमारे पास बचा क्या, आई एम वी एम आई एम बटा 2 कोस 5, वी एम आई एम बटा 2 कोस 5 बचा। तो और यही क्या है, शक्ति का औसत मान है। अब देखो इसके अंदर कई बार क्या करते हैं आप, वी एम और आई एम, वी एम बटा 2 लिखा हुआ है तो अंडर रूट 2, 2 को आप ये लिख सकते हो ना, अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2। ये क्यों लिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आरएमएस के फॉर्मेट में आप लिखना चाह रहे हो। तो वी एम तो मैक्सिमम का 1/√2 गुणा वी आर एम एस होता है, और सिमिलरली आई एम का 1/√2 गुणा आई आर एम एस होता है। ठीक है, तो इस 2 को हमने 2 ही भागों में विभाजित कर दिया, √2 इंटू √2। तो √2 का जब √2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, तो उस 2 को हमने डिवाइड किया 2 भागों में, वी एम अपॉन √2 इंटू आई एम अपॉन √2, और ये होते हैं वी आर एम एस और आई आर एम एस के मान होते हैं। तो पी एवरेज जो है आपका, या पी का औसत मान क्या आ गया, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कोस 5। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ तो। ये यहाँ तक तो आ गया, ये प्रतिचक्र औसत लेने पर फिर ये याद ही नहीं आया कुछ। अच्छा, ये √2 वाला नहीं है, देखो वी एम आई एम बटा 2 है। ठीक है, तो 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुणा √2। तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ वी एम आई एम बटा √2 गुणा √2 लिख सकते हो। और वी एम बटा 2 आपका क्या होता है, वी आर एम एस होता है। वी एम बटा √2 क्या होता है, वी आर एम एस होता है। ठीक है, ये वैल्यू होता है। और आई एम बटा √2 आपका आई आर एम एस होता है। ठीक है, और कोस 5 है ये आपका मल्टीप्लाई में, तो ये आपका आ गया पी एवरेज का मान, वी आर एम एस आई आर एम एस कोस 5। ठीक है, अब आया समझ। हाँ। तो ये समीकरण 5 क्या आ गया आपका, प्रत्यावर्ती परिपथ की औसत शक्ति। ठीक है, हाँ। अब देखो एक चीज और ध्यान रखना यहाँ पे, वी आर एम एस और आई आर एम एस इनका जो गुणा है वो आपका पी आर एम एस होता है।
भाई P बराबर वी आई होता है कि नहीं होता? हाँ। तो पी आर एम एस लेंगे तो वी आर एम एस भी होगा और आई आर एम एस भी होगा, यस और नो? तो वी आर एम एस और आई आर एम एस को आप पी आर एम एस लिख सकते हो या पी आभासी मान लिख सकते हो। आर एम एस वैल्यू वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है और वही आभासी वैल्यू होती है। तो पी एवरेज का मान पी आभासी गुणा कोस फाई आ जाएगा, ठीक है। और पी औसत बटा पी आभासी ही आपका शक्ति गुणांक होता है, जिसको कोस फाई लिखते हो, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया आज का आपका। इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसमें शक्ति गुणांक हो जाएगा और फिर उसके बाद में हम ट्रांसफॉर्मर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक करते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ओके।